0.05, और जिस वेसल में उसे लिया गया उसका डायमीटर गिवन है, लेंथ गिवन है, और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस, ओम इज रेजिस्टेंस। अब आपको उसकी क्या क्या निकालनी है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, या नहीं। बस कुछ खास इशू बचाता नहीं है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला नहीं पता था जो आप कह रहे हो अभी, इसलिए आपका ये भी अटक गया। कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, अभी हमने बोला जी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1/r, और जी स्टार इनफैक्ट क्या होता है, सेल कांस्टेंट, लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस इज 1/555 इंटू 10⁻³ लेंथ दी है कितनी सॉल्यूशन की, 50 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया तो इसका मतलब कोई सिलिंड्रिकल वेसल वगैरह होगा जिसमें सॉल्यूशन भरा होगा। तो डायमीटर इज 1, तो डायमीटर अगर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, 0.5 सेंटीमीटर। और क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला जब डायमीटर का केस है तो क्या होगा, πr²। सर्कल का एरिया तो πr² से निकलेगा। अब पाई की वैल्यू 3.414 या 22/7 जो आप पसंद हो, r² की जगह 0.5 का होल स्क्वायर सॉल्व करके कापा आ जाएगा क्या। बोलिए जल्दी। अब हमारा रेजिस्टिविटी का काम हो गया या कंडक्टिविटी का हो गया, जल्दी बोलो। कंडक्टिविटी का हो गया। अब रेजिस्टिविटी इज 1 कंडक्टिविटी, तो जो भी वैल्यू आई इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल 1। अब आपको लास्ट क्या निकालना है, मोलर कंडक्टेंस, वो क्या होता है, कापा इंटू कापा। आप निकाल चुके क्या अभी, 1000 पता ही है, और सी की वैल्यू कितनी गिवन है, बताइए। यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 3.8 अच्छा सा क्वेश्चन 3.8 में आपसे क्या पूछा, फाइंड आउट लैम्डा एम नॉट ऑफ वाटर, यही तो है क्वेश्चन। तो देखिए क्या वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसा अज्यूम करें या स्ट्रॉन्ग, और अगर वीक है या स्ट्रॉन्ग है इस बात तक तो इस बात का कोई फर्क नहीं है। वाटर में आयंस के नाम पे होंगे तो कौन होंगे, बोलो सार्थक जी, H+ और OH नेगेटिव ही होंगे ना। अब इस क्वेश्चन में ये बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन है जैसे कल हमने एप्लीकेशंस ऑफ हेसेस लॉ का किया था, लेकिन उसमें हमें उसने एसिटिक एसिड का पूछा था और HCl का, सोडियम एसिटेट का और सोडियम क्लोराइड का लैम्डा एम नॉट दे दिया था। अब यहाँ हमें कुछ नहीं दिया तो हमें अपने आप से उठाना है क्या, assume that we have values of lambda m naught। हमें एक H+ की सोर्स चाहिए और एक OH नेगेटिव की, तो वैल्यूज ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ H+ की सोर्स HCl मान लो, आप किसी को भी मानना चाहो मान लो, OH की सोर्स, तो H+ यहाँ से मिल जाएगा, OH नेगेटिव यहाँ से मिल जाएगा, साथ में फ्री गिफ्ट कौन आ गई, NaCl। तो हमने माना इन तीनों की वैल्यूज हमें मिल गई है, कितनी कितनी है, और ये कहाँ से मिली होगी, टेबल से किसी, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसी टेम्परेचर पर उनकी तो वैल्यूज मिल जाएगी। तो लेट अज्यूम दैट वी हैव, हमें मिल गई हैं ये वैल्यूज। अब बताओ आगे का क्वेश्चन करूँ या आ गया, शुरुआत तो बस यही जरूरत थी ना। कर लेंगे स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद किस किस को ऐड करने वाले हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड, तो आंसर विल बी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा एम ऑफ वाटर विल बी A + B - C साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बोलिए दर्शन जी, हाँ या नहीं। हाँ जी बोलो, कहाँ पे सर, वाटर में से, यहाँ पे, हाँ वही ना, वाटर में से ही तो आया ये। तो बात तो बढ़िया कह रहे हैं सर कि वाटर में से ये होगा, ये कहना चाह रहे हैं ना सर। तो सर ये तो
दुनिया का कोई आदमी फ़िलहाल इस बात का इलाज तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये तो हमारे क्लास 10th के, क्लास 11th के सारे बेसिक्स गोल हैं अगर हम इस बात पे हैं तो। वाटर न्यूट्रल क्यों होता था? क्योंकि उसमें जितने H+ होते थे उतने ही OH नेगेटिव होते थे। अब ये क्यों नहीं होता, तो ये तो कोई जवाब नहीं है क्यों नहीं होता। वाटर में क्या देखने को मिलते हैं, तो बचपन से सुनते आ रहे हो। वाटर में कौन है? H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस। H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती थी? 10⁻⁻⁷। OH नेगेटिव भी कितनी होती थी? 10⁻⁻⁷। तभी तो प्योर वाटर की pH 7 आती थी। और प्योर वाटर न्यूट्रल होता था क्योंकि उसमें जितने H+ होते हैं उतने ही। बताओ, सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल डेट्स आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। सचमुच में आगे जाके एक चैप्टर आएगा प्योरीफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करके या एलिमेंट्स करके। तो वहाँ का किस्सा है, हमने थोड़ी बहुत मेटलर्जी 10th क्लास में पढ़ी थी। मेटलर्जी याद है? तो जो हमारा मेटल कंपाउंड होता था, मान लीजिए हमारा मेटल कंपाउंड एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लाते थे, और वो रिड्यूसिंग एजेंट में कि ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी मेटल से अगर ज़्यादा हो तो क्या ऐसा हो सकता है कुछ बन जाए? बैलेंस नहीं है फिलहाल। तो आर नाम का बंदा एल्युमिनियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन छीन के ले गया। आपको क्या मिल गया? प्योर मेटल। तो इस चीज़ में क्या मैंने एल्युमिनियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीना, और ऑक्सीजन का जाना इज रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? और जिसका ऑक्सीडेशन हो उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। आ रहा है समझ? तो अब यहाँ पर ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें इस मेटल से ज़्यादा दम होना चाहिए या नहीं, जिससे कि इसकी आर की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए एल्युमिनियम से ज़्यादा हो, तभी तो आर इससे छीन पाएगा। आर इससे ऑक्सीजन तो तभी छीनेगा ना, आर की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन से एल्युमिनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा हो। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं यानी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो उनके मेटल ऑक्साइड से, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम से ऑक्सीजन छीनना तो बहुत मुश्किल काम हो रहा होगा किसी के लिए भी, क्योंकि ये तो हाईली रिएक्टिव है। तो ऐसे केस में एक ज़माना तो ये था कि हम इन्हें रिड्यूस नहीं कर पाते थे। रिड्यूस करते थे तो ये जो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट होता था ये बहुत महंगा कुछ होता था। बढ़िया से समझ आएगा जब एक्सट्रैक्शन प्योरीफिकेशन चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसका बेस तैयार हो जाए हल्का सा, इसलिए मैंने बोला। तो एक टाइम में हम इनका रिडक्शन कर ही नहीं पाते थे। तो फिर ज़माना आया इलेक्ट्रोलिसिस का। इलेक्ट्रोलिसिस के केस में तो बस आप इसको किसी तरह आयनिक फॉर्म में ले आओ, तो इसके Na+ आयंस बीइंग कैटायन कैथोड पे जाके सोडियम बन जाएंगे या नहीं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का एक एडवांटेज क्या है कि जो मेटल कंपाउंड्स किसी रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस नहीं हो रहे थे, उन्हें भी आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो क्या आपने NaCl से सोडियम मेटल निकाला था? नहीं, ये लाइन तो मैं गलत बोल गया, नहीं निकाल पाया था, इसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी ना। लेकिन एल्यूमिना से जब एल्यूमिनियम निकालेंगे तो हॉल हेराल्ड प्रोसेस एक पढ़ेंगे, तो वो हॉल हेराल्ड प्रोसेस में क्या होगा कि कहेगा कि एल्यूमिना का रिडक्शन कराने के लिए हमें मैग्नीशियम नाम का मेटल लें। तो मैग्नीशियम जो है एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, सोच के देखो, इतना याद आ रहा होगा। रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो मैग्नीशियम इज़ वेरी कॉस्टली। अगर ये मैं रिएक्शन करा भी दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ आर की जगह Mg रख दूँ तो ये L बनेगा, और ये MgO, तो ये L मिल तो गया, लेकिन एल्यूमिनियम मिली 5 रुपये की और मैग्नीशियम खर्च हुई 500 रुपये की। तो क्या आप ये रिएक्शन कराना चाहोगे? तो हमने Al2O3 से पूछा, भाई तेरा क्या करें, तेरा रिडक्शन कराना है हमें, तो में से एल्यूमिनियम निकालना है, तो हमने क्या कराया विद द हेल्प ऑफ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इसका मतलब रिएक्टिव से रिएक्टिव मेटल कंपाउंड का करा सकते हैं। तो अब जब आप तो किसका नाम लिखेंगे इसमें लिस्ट ऑफ मेटल्स, 2-4 उन मेटल्स का नाम लिख दो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हूँ। बोलिए कंसेप्ट समझ आया या नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो सर, इन टेक्स्ट में कोई और है तो? इन टेक्स्ट 12 किसी और की प्रॉब्लम भी है क्या? हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, एक पहली बात ये बोलो, हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये पता नहीं चल रहा क्या? क्या चल रहा है? बोल दो भाई, मैं किसी तरह में क्वेश्चन शुरू नहीं करना आ रहा कि कैसे शुरू करना, शुरू करना नहीं आ रहा। एक मैडम की आवाज़ आ रही है कुछ, वो मैडम क्या कह रही है? बोलो मैडम दोबारा से, मैं फिर उस हिसाब से आंसर का एक्सप्लेनेशन दूंगा ना। चलिए देखिए, क्या ये साहब कोई हैं इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं? किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड पर अगर इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं प्लस में, तो वो चीज़ें इलेक्ट्रॉन खा रही है ना। और इलेक्ट्रॉन का खाना क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो कुल मिला के इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर मैं इसकी केमिस्ट्री में जाऊँ, क्योंकि मुझे डी ब्लॉक चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जाना है तो मुझे इसकी जरूरत है, और मैं वहाँ इसका रेफरेंस यूज़ करूँगा। इस इंटेक्स क्वेश्चन का, कि इंटेक्स क्वेश्चन था जो रिडॉक्स चैप्टर में,
तो सुनो ध्यान से, हमने काफ़ी बातें इसके बारे में सुनी है 10th क्लास में ही। क्या 10th क्लास में ये साहब हमें ऐसे मिले थे क्या किसी जगह? किसी को याद आता हो एसिडिक K2Cr27? कहाँ मिले थे? कहाँ मिले थे? जब हमने C2H5OH को इन साहब से मुलाकात करवाई थी, तो ये C2H5OH ऑक्सीडाइज होके CH3COOH बन गए थे, याद आ गया हो? इट मीन्स इट इज़ अ, आवाज़ रिपीट क्यों कर रही है आज ये? इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अगर आप 11th पढ़े होंगे ध्यान से ऑर्गेनिक में, तो मैंने किसी दिन जरूर बोला होगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का। क्या है? और ये ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इन प्रेजेंस ऑफ H+ ही दिखाता है। इन प्रेजेंस ऑफ H+, यानी एसिडिक मीडियम में। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होता होगा? रिड्यूस। तो रिड्यूस कैसे हो रहा? तो K2Cr27 में क्या COR27 2 नेगेटिव आयंस है? अगर मैं 2 K+ हटा दूं तो, आयनिक फॉर्म में ले आऊं तो, और एसिडिक मीडियम है तो वहां H+ जरूर होंगे। कहा ना एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में H+ जरूर होंगे। और रिडक्शन होना है तो उसने इलेक्ट्रॉन भी खाने। तो रिडक्शन होने के बाद, इलेक्ट्रॉन खाने के बाद वो क्या बन गया है? पहले एक सेकंड चेक करो, बैलेंस हो गई क्या रिएक्शन? हो गई। तो इस रिएक्शन को भी मुझे याद रखना है जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाऊंगा और उसकी बढ़िया सी मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ वहाँ पे, KMnO4 K2Cr27, लगभग 10-12 रिएक्शन तो हमें टिप्स पे वैसे ही याद हो जाएंगे अगर वो ट्रिक हम पकड़ लेंगे। तो फिलहाल तब तक के लिए ये कहानी मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ, ये कहानी नहीं भी सुनाऊँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपने सबने कहा कि हमें क्वेश्चन शुरू करना नहीं आ रहा, मीन्स घबराहट से हुई रिएक्शन देख के। तो इसका रिडक्शन हुआ, और समझाऊँ रिडक्शन कैसे हुआ? इस Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट बता सकते हो क्या कितनी है इसमें Cr की? 2x 2 क्रोमियम का प्लस 7 इंटू -2, -2 ये वाला -2 है या नहीं? नहीं, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल -2 होती है और उसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? तो x कम्स आउट टू बी, और बाद में क्रोमियम की स्टेट क्या हो गई है? तो +6 से +3 बनना मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। +6 में एक इलेक्ट्रॉन आके गिरे तो क्या होगा? +5 बन जाएगा। एक और आके गिर जाए तो, और एक और आके गिर जाए तो, मान गए अब या नहीं? तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए रिडक्शन। अब एक Cr2O7 साहब कितने इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं? बैलेंस इक्वेशन आपने कहा, तो 1 मोल Cr2O7 विल नहीं लिखना चाहिए था, रिक्वायर्स 6 इलेक्ट्रॉन्स या नहीं? बोलो सर जल्दी से। तो जो यस सर बोले बस बेकार हो गया, कोई फायदा नहीं है। 1 Cr2O7 2 नेगेटिव आयन रिक्वायर्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव विल रिक्वायर, जिसको इस बात में डाउट हो बोलिए, 1 डजन Cr2O7 2 नेगेटिव विल रिक्वायर 6 डजन, तो 1 मोल विल रिक्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन में 1 मोल ही दिया हुआ है क्या? देखो क्वेश्चन में तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन उसने मेरे से इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे, मेरे से क्या पूछा उसने? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो क्या मुझे पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे। और अगर कूलम में आऊं तो आप भी सही बोल रहे हो, वो 96500 से भी करके आ सकते हो, दोनों से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो 6 इंटू, और दूसरा क्या कर सकते थे नहीं तो 6 इंटू, बस चाहे इसको अपना आंसर मानो और चाहे इसको अपना आंसर मानो, दोनों आंसर्स पे पूरे मार्क्स हैं। रिपीट करूं? कल है, और ये आपकी फिजिक्स में भी आता है इसका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, इसलिए थोड़ा और अच्छे से कि वहाँ भी आपका काम अच्छा तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में चैप्टर जब हमने शुरू किया था इतना तो पढ़ लिया था कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे है समझ आ गया? क्योंकि जब तक हम 10th क्लास में वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त करंट पास करते रहते थे, तब तक ही वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज होता था। जैसे ही हम करंट पास करना बंद कर देते थे, इलेक्ट्रोलिसिस रुक जाता था, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर रुक जाता था, और दोबारा पास करते थे तो इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी is used to carry out नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या नहीं? वाटर अपने आप से तो डिकम्पोज हो नहीं रहा था,
वाटर अपने आप से तो डिकम्पोज हो नहीं रहा था, तो आपने उसे करंट की हेल्प से डिकम्पोज करा दिया। तो इनडायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल रहे हैं क्या? इसके लिए जो वेसल यूज करते हैं उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। पीछे वाले को क्या कहा था? गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रोड हमें अपनी जेब से लगाने हैं और उससे हमें बैटरी भी अपने आप ही जोड़नी है। बोलो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे ज़्यादा एक, कैट आयंस क्या पॉजिटिवली चार्ज्ड? और जो कैटायंस जाएंगे, जो कैटायंस अट्रैक्ट होंगे, वो किसकी तरफ होंगे? नेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ होंगे अट्रैक्ट? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड अपना क्या नाम रखा था? बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन था, लोन, एनोड नेगेटिव। नहीं था? लोन वर्ड में ए स्टैंड्स फॉर एनोड एंड एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो एनोड पे नेगेटिव था और अभी आपने क्या कहा? तो कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? ये लेफ्ट वाला गलत लिखा गया, राइट वाला गलत लिखा गया? दोनों सही हैं। ये दुनिया भर के लोगों को तो यही कन्फ्यूजन रहता है। कैटायंस जिससे अट्रैक्ट हो रहे हो, अगर मेरी लाइनें आपको याद आए, उसे उसका घर मान लें कि ये सब कहाँ जाना चाह रहे हैं? अपने घर जाके आराम करना चाह रहे हैं। तो कैटायंस ने जो घर बनाया था उसका नाम क्या रखा होगा? तो मेरी वो लाइन याद आई होगी कि रामचंद्र ने घर बना के अपने घर का नाम रखा रावण निवास या राम निवास। तो कैटायंस ने अपने घर का नाम कैथोड रखा होगा या नहीं? राम ने राम निवास, तो कैटायंस ने कैथोड। और एनायंस ने क्या रखा होगा? एनोड। और एनायंस पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब एनोड पे पक्का पॉजिटिव होता होगा ना, तभी तो वो उससे अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था क्या? तो यहाँ एनोड पे क्या होता होगा? चार्ज उल्टा हो गया। यही तो टेंशन वाली बात है जो समझाना चाह रहा हूँ, और रटना नहीं पड़ेगा अगर अभी लॉजिक में आ जाओगे तो। अगर 1 मिनट के लिए मान लो हम सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब कैथोड पे क्या होता होगा? अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, मैं तो सिर्फ डाउट्स क्रिएट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आया, मान लो इतना थका हुआ, तो मैं पूछ रहा था कह रहा था अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता व्हाट इज एनोड, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ के हिसाब से एक तरीका तो हो सकता था, अगर मैंने खाली ये पढ़ा होता तो मैं आंसर दे देता इन अ सेल इलेक्ट्रोड विच इज नेगेटिवली चार्ज इज कॉल्ड एनोड। और अगर मैं खाली ये वाला केस पढ़ा हुआ हूँ, जैसे मैं 10 तक ये वाला पढ़ा हुआ था, तो मैं क्या बोल देता? इलेक्ट्रोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज इज एनोड। हाँ या नहीं? लेकिन क्वेश्चन में उसने ये तो पूछा नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड कौन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक का कौन होता है। तो सिंपली बोला एनोड, तो मुझे आंसर भी जनरलाइज देना। तो जनरलाइज आंसर क्या बनाऊँ? मैडम ने बिल्कुल सही बोल दिया, इलेक्ट्रोड एट विच यस और नो। वापस आते हैं, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ये क्लियर है। लेकिन आपको ये हो क्या रहा है? आपने तो डायरेक्ट मार दिया। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, कुछ आपको गहराइयों में उतरने की ज़रूरत नहीं। एनायन के नाम पे जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था NaCl का, मोल्टन NaCl का, तो एनायन के नाम पे क्या उसमें Cl नेगेटिव था? और Cl नेगेटिव पक्का और पक्का पॉजिटिव से इलेक्ट्रोड पे जाएगा और वहाँ जाके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो मैं इस बात को हिंदी में ऐसे बोलता था कि क्लोरीन दिन भर मेहनत करके अपने घर जा रहा है, घर वाले भूखे बैठे हैं, पॉजिटिव चार्ज, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्टेज ऑफ रोटी, क्लोरीन अपने कंधे पे क्या रख के लाया, और जाते ही वो उसे उतार के उनको खाने के लिए देगा ना, लो खाओ। और इसे हम Cl एग्जिस्ट नहीं करता तो इतनी बेईमानी हम कर ही लिया करते थे। कुल मिला के क्या लॉस हो रहा है? और लॉस को क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत करंट आया,
क्योंकि मोल्टन NaCl का एग्जांपल सबसे आसान है, क्योंकि वहाँ कोई फाइट ही नहीं है। मोल्टन NaCl में सिर्फ Na प्लस और Cl नेगेटिव है। बाकी एक्वस में तो लड़ाई होती थी, H प्लस कहता था मैं, कैटायन कहता था मैं, तो इससे समझना आसान है। तो ये कैटायन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज के थोड़ा सा अट्रैक्ट होता होगा। इस बार क्या होता होगा, ये सारा दिन का भूखा घर पहुंचा, घर पे क्या रखा है मम्मी ने, इलेक्ट्रॉन्स, रोटी, वो जाती है उनको खाने के लिए मिलेगी, वो खाएंगे और खा के शांत हो जाएंगे। तो दिस इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, और इस बात को मैं ऐसे भी बोलता था, बेचारे केमिस्ट्री वालों को इंग्लिश नहीं आती, गेन को क्या कहना है। तो क्या उन्हें वाकई इंग्लिश नहीं आती थी? नहीं, उन्हें आती थी। उन्होंने किसकी टर्म्स में बात की थी, प्लस से क्या बन गया, ऑक्सीडेशन नंबर, +1 से 0। तो मैथमेटिकली सोचो, +1 से आप 0 में आ गए हो, तो क्या आप बढ़ रहे हो या घट रहे हो? अब कल तक आप 1 रुपये वाले थे, आज 0 रुपये वाले हो गए, अब परसों को -1 वाले हो गए, यानी आप पे -1 यानी 1 का उधार हो गया। तो इस एस्पेक्ट से उन्होंने रिडक्शन बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, +1 से 0 हो रहा है, कम हो रहा। एग्रीड। और यहाँ क्या होता था, ये डेनियल सेल सबसे आसान याद है हमें। डेनियल सेल में नोड कौन था, बोल दो सर, जिंक, और वो इलेक्ट्रॉन भेजता था। तो क्या ये सीन चल रहा होता था? इस बात को मैंने हिंदी में ऐसे बोला था कि मैं जब भी डेनियल सेल के जिंक को जाके छूता हूँ, वो मुझे क्या देके मारता है, जब जाके छुओ क्या देके मारता है, इलेक्ट्रॉन। तो मैं उसे क्या बोलूँ, भाई तुम तो, हाँ या नहीं। मैं जिस आदमी को जाके, एक बंदा है, उससे जाके मैं जब भी बात करता हूँ वो मेरे पे गुस्सा होता है, जब भी जाके बात करता हूँ वो मेरे पे गुस्सा होता है, तो मैं उसे क्या बोलूँ, भाई तुम तो लाल मिर्च हो, हमेशा गुस्से रहते हो। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन से जब भी बात करूँ वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मारता है, इसलिए कैसा चार्ज। लेकिन ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी इस एनोड पर भी क्या हो रहा है, बट चार्जेस, और इधर एनोड पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन बट चार्जेस। तो दोनों के एनोड में कॉमन बात क्या हुई, तो इसलिए एनोड की जनरलाइज्ड डेफिनेशन क्या हो गई, द इलेक्ट्रोड एट विच सेटिस्फाइड। हर तरह से ये सबसे टिपिकल मुद्दा मानते हैं, जब हमारे दिमाग 2 महीने बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से हट गया होता है और फिर कोई अचानक कुछ पूछे तो हम मिक्सअप कर जाते हैं, वहाँ पॉजिटिव था, नेगेटिव था, क्या था, सब भूल भाल गए। फिजिक्स वाले तो बैटरी लगा रहे होते हैं, और जब वो बैटरी लगा रहे होते हैं तो हर बार बैटरी में नेगेटिव वाले को एनोड बोल रहे होते हैं। बैटरी का नेगेटिव तो एनोड होता है, ये बैटरी तो है आपकी, सेल जो है जो आपको करंट दे रहा है, आम भाषा में। डन। अब इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है बहुत बड़ा, वहाँ बाद में आ रहे हैं, जिससे आप कल पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकें। तो क्या फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ है। तो फैराडे नाम का एक बंदा था, उसने इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना को पढ़ के फैराडेज लॉ दे दिए, जो आपकी फिजिक्स में भी है इस साल। तो अगर आज वाला ज़माना होता तो फैराडे साहब ने 2 लॉ दिए। आज वाला ज़माना होता तो दुनिया सिर्फ उसे एक ही लॉ मानती, सेकंड लॉ को फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन एज्यूम करती। कैसे देखना, हम भी मानेंगे, इतनी फिजिक्स हमें भी आती है कि ये तो बुद्धू बना गए 2 लॉ के नाम पे, हमें लॉ तो एक ही दिया था। तो जिन्हें लिखना है जल्दी से लिख रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बुक्स में दिया होता है, मैं उनमें सबसे आसान वाली यूज़ कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग electrolysis is directly proportional to quantity of charge passed। आपको ये तो हमें भी पता था, अभी आपने शुरुआती इलेक्ट्रोलिसिस की इस बात से की थी कि मैं जितनी देर तक करंट पास करता रहूँगा उतना ज़्यादा देर तक ही वाटर डिकम्पोज होता रहेगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यस और नो? और जब उतनी देर तक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता रहेगा तो उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती रहेगी या नहीं? अगर मैं मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ तो जितनी देर तक करता रहूँगा, जितनी ज़्यादा चार्ज पास करता रहूँगा, उतनी ज़्यादा तो सोडियम और क्लोरीन गैस मिलती रहेगी मुझे। तो इस बात को उसने मैथमेटिकली क्या कर दिया, फर्स्ट लॉ को वेट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एक ही बात है, अमाउंट वेट में भी तो हो सकता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास। चार्ज फिजिक्स वाले किसे कहते हैं? तो ये बताओ, ये जानते हो क्या? एक न्यूमेरिकल इसके ऊपर डाल रखा है हमारी केमिस्ट्री वाले ने, और वो हर साल बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। ये टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो इससे पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तो मैंने उस क्वेश्चन के लिए बोल दिया जो उन्होंने अचानक पता नहीं क्यों डाल दिया हमारी केमिस्ट्री में।
फिलहाल क्या हम ये भी जानते हैं? क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ अस नो करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, वेयर क्यू इज इन, क्यू का यूनिट पूछ रहा हूँ सर, कुछ इतना तो सब, क्यू इज इन कूलम्स, टी इज इन, तो दिस इज इन कूलम, दिस इज इन सेकंड, और इस पूरे को क्या क्या देता है? एम्पियर। तो जब प्रोपोर्शनल है तो पक्का कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी जरूर मिलने वाला है। तो W इज इक्वल टू, केमिस्ट्री वालों को आई जेड बहुत अच्छा लगता है, एटॉमिक नंबर था तो जेड, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल थे तो जेड, जितनी जगह है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैथ्स वालों को एक्स बहुत पसंद है, उन्हें कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो लेट इट बी, केमिस्ट्री वालों ने उसकी जेड से एक्स की घटा के किसको दे दी? जेड को। तो अब इनको जेड का क्या नाम है? तो यहाँ फिजिक्स वाले डगमगा जाते हैं, मतलब डगमगाने से ये नहीं कि उन्हें नहीं आता, वहाँ पे वो दूसरे एक्सपेक्ट में थोड़ी बातें करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, क्या नाम रखा गया जेड का? और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 के। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी नॉर्मेलिटी वाली बात याद आती हो तो इक्विवेलेंट वेट को मैं कह सकता हूँ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इनफेक्टर, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ एटॉमिक वेट अपॉन इनफेक्टर। क्यों? क्योंकि मेरे एक इलेक्ट्रोड पे मॉलिक्यूल डिपॉजिट होता है या एक एलिमेंट, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है या सोडियम क्लोराइड हो रहा है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन। NaCl के, मोल्टन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में दूसरे इलेक्ट्रोड पे क्लोरीन या नहीं? अभी लिखा तो है सर ये। तो ये भी क्या है? एलिमेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूल कंपाउंड। तो इसलिए वो एटॉमिक वेट वर्ड यूज करते हैं, ये इनफेक्टर अपॉन, बस हो गया आई। क्या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, और W इज इक्वल टू जेड क्यू। भाई IT की जगह वापस मैंने क्या लिख दिया? क्यों नहीं आ रहा अब भी? तो देखो Al2O3 was electrolyzed, ये Y है, by passing 1.5 मिली एम्पियर करंट फॉर 1 hour 20 minutes। वेट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड निकालो। तो क्या करूं? जो रटने में विश्वास रखते हैं वो कहेंगे जी W इज इक्वल टू ZIT लगाओ, W निकालना है, Z की जगह क्या लिखो? एटॉमिक वेट अपॉन N। तो कौन डिपॉजिट हो रहा है इसमें से? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट याद हो किसी को? 27 होता है। इसमें एल्युमिनियम पे क्या चार्ज है? बचपन याद करो, 3 इसके सर पे चढ़ के बैठेगा, 2 इसके सर पे चढ़ के बैठेगा, तो इसका मतलब एल्युमिनियम पे +3। एन फैक्टर निकालना आ गया, आई की जगह क्या? क्योंकि इसने मिली एम्पियर बोल दिया था। और टाइम की जगह क्या? 1 hour मतलब 60 मिनट्स, और 20 मिनट्स और है ऊपर से, तो दिस इज 80 मिनट्स या नहीं? 80 × 60, क्योंकि टाइम इज टू बी टेकन इन सेकेंड्स। सॉल्व करके ग्राम आ जाएंगे क्या? अब ये कुछ भी नहीं है, अगर हमें वो मिल जाए फैराडे साहब तो हम कहेंगे तुमने कोई खास तीर नहीं चलाया, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होगा ये अल्टरनेट मेथड है, तो Al3+ साहब ही तो होंगे इसमें, जो 3 इलेक्ट्रॉन खा खा के Al बन रहे होंगे। तो एक Al बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन खाने पड़ रहे हैं? 3। तो 1 मोल Al के लिए, तो वो जो आपने मेरे से आज क्वेश्चन पूछा था Cr2O7 वाला, वैसा सही हो गया क्या कुछ? 1 मोल Cr2O7 रिक्वायर्स 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल विल रिक्वायर 3 मोल या नहीं? 1 मोल Al की जगह क्या मैं 27 ग्राम लिख सकता हूँ? और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 × 96500 कूलम। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे, और 3 फैराडे मतलब ये। अब मुझे स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, मुझे क्या लिखना था? 3 × 96500 कूलम डिपॉजिट्स 27 ग्राम। क्यों? क्योंकि मुझे वेट तो निकालना है, और जो निकालना वो मेरे स्टेटमेंट में किधर होना चाहिए? राइट पे। अब चार्ज मेरे पास कितना है सर, बताना जरा इस डाटा से। कौन सा चार्ज? Q इज इक्वल टू IT वाला फंडा। I की जगह क्या रखूँ? 1.5 × 10⁻³ T की जगह क्या रखूँ? इतने कूलम्स से कितना डिपॉजिट होगा? 27 अपॉन 3 × 96500 इंटू क्या? इंटू
अब ये ध्यान दो, क्या ये साहब और ये साहब सेम है क्या? बिल्कुल। बस उन्होंने मोल कॉन्सेप्ट को ही फॉर्मूले की शक्ल में डाल दिया। आ गया फर्स्ट लॉ। सिर्फ मैं आपके आ गया ना, सिर्फ हमारे 3 मिनट और लगना है सेकंड लॉ करने के लिए, क्योंकि सेकंड लॉ कुछ भी नहीं है, इसका एप्लीकेशन है। उस ज़माने में फिजिक्स स्ट्रांग नहीं रहती होगी लोगों की, इसलिए उसे सेकंड लॉ बना के लिखना पड़ा। हम अपनी एनसीईआरटी के 2 न्यूमेरिकल कर चुके, एक जस्ट ऊपर, उसमें वैल्यूज़ कुछ और दी होंगी बस। राणा ने जो न्यूमेरिकल पूछा था वही तो था वो। मैंने कॉपर, उसमें कॉपर सल्फेट पूछा, मैंने Al2O3 से कर दिया उसे। ये 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है क्या? और हमने तीनों को कनेक्ट कर दिया है सीरीज में। ये कोई बैटरी लगा दिया। यहाँ चाहो तो आप एमीटर लगा दो, एमीटर एसी रिप्रेजेंट करता है ना। और यहाँ एक की भी लगा दो, की तो समझते हो फिजिक्स वालों की। तो जब मैं की ऑन ऑफ करूँगा तो इन सब में करंट बहेगा, तो करंट मान लो आई, सब में सेम रहेगा क्या? सीरीज में करंट सेम रहता है। और टाइम कितनी देर के लिए पास करा? टाइम टी के लिए, वो टाइम टी भी तीनों के लिए सेम रहेगा क्या? तो बस और कुछ भी नहीं है। W इज इक्वल टू ZIT था क्या? इससे W इज इक्वल टू E/96500 IT भी था। तो अगर मैं इस पहले सेल में लगाऊं तो क्या फॉर्मूला बन रहा होगा? हेलो, वेट ऑफ कॉपर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इंटू I इंटू T अपॉन 96500। अब मैं अगर यही इक्वेशन दूसरे वाले सेल पे लगाऊं तो क्या बन रहा होगा? सोचो हाँ या नहीं। और तीसरे पे लगाऊं तो लगा लोगे? क्या बन रहा होगा? WAG इज इक्वल टू EAG इंटू I इंटू T अपॉन 96500 या नहीं? किन्हीं दो को डिवाइड कर दो, किन्हीं दो को, तो पहली दो का डिवाइड कर दूं तो क्या ये बन रहा? तो इससे ये इंप्लाइज हो गया कि अगर आपको मैथ्स आती हो तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 मीन्स। जल्दी रिस्पॉन्स दो, आवाज नहीं आ रही आज। तो क्या इसका एप्लीकेशन नहीं है कि सीरीज में वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ डेट मेटल? सीरीज में वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि I और T तो सब में सेम है। तो अब जरा सोचो, अगर वो मुझे बता दे यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू दे दे सपोज 2 एम्पियर, टाइम की वैल्यू भी दे दे सपोज 40 मिनट्स, मैं सेकंड में लिख देता हूँ, तो क्या आप W वेट ऑफ के ऊपर निकाल लोगे? क्योंकि ये तो फिक्स है, एटॉमिक वेट अपॉन 2 होगा ना, कॉपर पे चार्ज 2 प्लस होता है, वेट ऑफ कॉपर निकाल लोगे। अब वो कहे वेट ऑफ जिंक भी निकाल दो, तो एक तरीका तो मैं इस फॉर्मूले में डालूं I की यही वाली वैल्यू, T की यही वाली वैल्यू, बोलो भाई। और दूसरा तरीका क्या है? वेट ऑफ कॉपर जो मैंने निकाला वो यहाँ रख दूं, निकाल लिया ना अभी मैंने ये। वेट ऑफ जिंक मुझे अब निकालना है अगला, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर की जगह क्या लिख दूंगा? 63.5/2 63.5 कॉपर का एटॉमिक वेट होता, और EZn की जगह क्या लिख दूंगा? जिंक का एटॉमिक वेट 65.3 होता। तो क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मुझे डायरेक्ट वेट ऑफ जिंक मिल जाएगा? तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है, ये वही चीज़ तो लगा रहा है बार बार, फर्स्ट लॉ। बस उस फर्स्ट लॉ में क्या हुआ, 2 सेल के लिए I और T या 3 सेल के लिए I और T सेम हो गया। कर लेंगे क्या अब? तो हमें अभी इलेक्ट्रोलिसिस में जो करना है वो सब थ्योरेटिकल पार्ट बचा है वो सब थ्योरेटिकल पार्ट बचा है। और आप एटलीस्ट सर एनसीईआरटी के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा कर लो, सॉल्व अनसॉल्व इन टेक्स्ट एक्सरसाइज सब जो भी है, सारे न्यूमेरिकल्स हमारे हो गए, बची हुई चीज़ पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। कर लेंगे कितना काम? और बोलो सर, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं या स्विच ऑफ करें? तो देखो सर,